नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान, दिल्ली बुलाए सभी सांसद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। सांसदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन। पंजाब में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित। गुजरात, राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में अब भी खतरे के निशान के पार यमुना। राहत कार्य तेजी से जारी। हिमाचल के सिरमौर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। भूस्खलन के कारण चौकर गांव में खिसका पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मौके पर मौजूद लोग सुरक्षित, लेकिन इलाके में भारी नुकसान। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर। एक्सपर्ट्स ने ट्रंप की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और चीन की भिड़ंत। जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने पर होगा टीम इंडिया का जोर। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कि कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिबियन देश जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस को चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे भारत और जमैका के बीच मित्रता के संबंधों को और प्रगाढ़ करने और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने के इच्छुक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश में लिखा, डॉक्टर एंड्रयू होलनेस को तीसरी बार जमैका पार्टी को जीत दिलाने के लिए हार्दिक बधाई। भारत जमैका के मित्रतापूर्ण संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आशा करता हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य वांछित आतंकवादी आरोपी शरणजीत कुमार उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया है। शरणजीत को बिहार के गया से पकड़ा गया है। ये गिरफ्तारी 15 मार्च 2025 को हुए आतंकी हमले के सिलसिले में की गई है। शरणजीत पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादियां गांव का रहने वाला है और उस पर हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि हमला 2 बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने विदेशी आकाओं के निर्देश पर किया था। एनआईए की जांच में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद आकाओं द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने पाया है कि इन संचालकों ने भारत में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को आतंकी उपकरण, धन, रसद सहायता और लक्ष्य का विवरण प्रदान किया था। 1 महीने पहले एनआईए द्वारा इलाके की तलाशी लेने के बाद शरणजीत बटाला से फरार हो गया था। मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक जांच के बाद आखिरकार गया में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2025 चल रहा है। इसमें भारत अपने फार्मा इंडस्ट्री, चिकित्सा उपकरणों और इनोवेशन की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। आज इस एक्सपो का आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को व्यापारियों और खरीदारों को एक साथ एक मंच पर लाना है। पेश है डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया मेडटेक एक्सपो में भारत ने अपने फार्मा इंडस्ट्री, चिकित्सा उपकरणों और इनोवेशन की ताकत का प्रदर्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य के साथ इस एक्सपो में देश भर के एमएसएमई, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थान, राज्य मंडप, भविष्य के नवाचार पवेलियन और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग अपनी नवीनतम पहलों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य एक है, भारत को मेडटेक क्षेत्र में नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो कस्टमर और द सेलर जब एक साथ बैठ के बातें करते हैं तो कस्टमर को पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ पिछले 10-15 साल से वर्ल्ड को दिखाते रहे हैं और हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल बायर्स हैं या ग्लोबल पेशेंट्स हैं वो हमारी हेल्थ केयर सप्लाईज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सपो की खासियत यह है कि इसमें 30 से अधिक देशों से 150 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए हैं। ये मंच भारत के विस्तृत मेडटेक इकोसिस्टम में वैश्विक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्रदान कर रहा है। आयोजन को मजबूती मिली है अग्रणी उद्योग संगठनों के व्यापक सहयोग से। 6 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में नई तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ नीतिगत विमर्श, B2B मीटिंग्स और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष जोर है। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना। जो गवर्नमेंट का कुछ साल पहले PLI स्कीम लेके आई थी, उसमें भी काफ़ी काफ़ी कंपनीज ने उसका फ़ायदा लिया है और आई थिंक और आगे आत्मनिर्भरता में आज की तारीख में भी हम काफ़ी इंटरमीडिएट्स है जो रॉ मटेरियल बनाने में जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे। वी कैन सी कि वो भी कम हो रहा है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स मल्टीपल डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं और जो हम लोग WHO सर्टिफाइड हैं एंड WHO अप्रूव्ड हैं एंड वी सप्लाई टू अ लॉट ऑफ not only lot of states and cities in the country but also out of India. इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 इस बात का प्रमाण है कि भारत न केवल घरेलू स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, बल्कि विश्व स्तर पर मेडटेक विनिर्माण और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। लेकिन अब बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम खुलने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन धूप निकलने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। पठानकोट और तरनतारन में गई टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। इस वक्त आपको बता दें कि पंजाब के 1948 गांवों में से 3,84,322 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 1.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र इस समय बाढ़ से ग्रस्त है। पंजाब में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जवानों ने अपनी तत्परता से बाढ़ग्रस्त इलाकों में शादी को रुकने नहीं दिया। दरअसल चौतरा गांव में शादी से एक दिन पहले रावी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके बाद परिवार वालों को चिंता होने लगी। राहत और बचाव दल को इसकी सूचना मिलने पर जवानों ने तत्परता दिखाई और दूल्हे समेत 10 रिश्तेदारों को शादी के तय जगह तक पहुंचाया गया। इलाके में रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह के सहयोग से राहत अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जवानों ने चौतरा के 2 व्यक्तियों को भी मौत के मुंह से सुरक्षित निकालकर उन्हें घर पहुंचाया है। इससे पहले इस टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे 400 छात्रों में से 130 को रेस्क्यू किया था। 270 इंजीनियर रेजिमेंट अब तक 600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। ये टीम 26 अगस्त से गांव आलेचक में अपना डेरा जमाए हुए है। रेजिमेंट के रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह ने इन्हें ठहरने के लिए अपनी इमारत दे दी है। इनके लिए लंगर और पानी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही संभाली है। साथ ही गुरप्रीत सिंह इनके साथ रेस्क्यू में भी जाते हैं। के बेटे की शादी थी, हमने चौतरा गांव में काफ़ी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे, तो हमारे को वहां का पता था। हमारे को वहां से
हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फ़ोन आया और हम वहाँ पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर आए थे। और आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के कहर की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाके में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के लिए कई राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंचाया गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, गौचर और पागल नाला में अवरुद्ध है, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं। बागेश्वर जिले की बात कर लेते हैं तो यहां बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग इस समय बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टेहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया हुआ है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो वहां कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं गुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नोहरा धार से हैरान करने वाली तस्वीरें इस समय सामने आई हैं। ये चौकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया है। वीडियो शुक्रवार देर शाम की है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 200 मीटर तक भूस्खलन हुआ है। मौके पर 5 लोग मौजूद बताए जा रहे थे जो सुरक्षित हैं। वहीं पहाड़ खिसकने से 5 घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में मानसून की बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन का सिलसिला अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर जिले में NH5 पर भारी भूस्खलन हुआ है। चट्टानें गिरने के कारण यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, जिससे भारी बारिश का खतरा काफी हद तक अब कम हो गया है। लेकिन तबाही के निशान गहरे हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। बारिश की गतिविधियों में कमी से प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिली है। इसके साथ कल भरमौर में फंसे 500 से ज्यादा मणिमहेश यात्रियों को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा जिला मुख्यालय लाया गया। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में जरूरी सामान और दवाइयां हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही हैं। व्यास नदी पर पौंग, पंडोह और सतलुज नदी पर भाखड़ा सहित प्रमुख नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ने से पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने का खतरा है। प्रकृति के कहर से मरने वालों की संख्या 350 को पार कर गई है। लगभग 8000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुख्य राजमार्ग भी बंद है। जल आपूर्ति लाइनें बह गई हैं, जिससे राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर पानी की भारी कमी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीते गुरुवार रात हुई भूस्खलन में NDRF कर्मी सहित 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसका रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। NDRF और SDRF की टीमों ने कुल्लू शहर में भूस्खलन स्थल पर तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू इस समय चलाया जा रहा है। और इस समय हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जालंधर से जुड़ गए हैं, वहीं उर्मिला शिमला से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले गुरमीत का रुख करेंगे। गुरमीत, अगर पंजाब की बात करें तो लग रहा है कि मौसम यहाँ सामान्य की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जो क्षति पहुंची है कई गाँवों को, कई जिलों को, जहाँ सड़कें भी अवरुद्ध हो गई हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, ऐसे में इसकी भरपाई किस तरीके से आगे की जाएगी और मौसम आने वाले समय में कैसे रहने वाला है?
देखिए, सबसे पहले तो मौसम की बात करेंगे भावना की। मौसम जो है उसमें थोड़ी राहत देखने को मिली है कल से, और आज तक 24 घंटे हो गए हैं तो बारिश थमी हुई है। और अभी प्रशासन का भी, मौसम विभाग का भी ये है कि अगर ये बारिश अगले 3-4 दिन नहीं होती जैसी कि संभावना भी जताई जा रही है तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएगी। मगर फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उनके बारे में जरूर लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। और जो सबसे लेटेस्ट इनपुट हमारे पास है वो है लुधियाना से। लुधियाना के ससराली गांव में लगातार वहां पर आर्मी की टीम्स मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं। और कारण यह है कि वहां सतलुज नदी का बांध है जिसे धूसी बांध कहते हैं, वो कमजोर है और 5 से ज्यादा जगहों से, 5 से ज्यादा पॉइंट्स से वो बांध कमजोर हुआ है, जिसके बाद 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इस खतरे के चलते लगातार उसे मजबूत करने का काम चल रहा है। अब इसमें समस्या जो है प्रशासन को सबसे बड़ी ये आ रही है कि वहां पर लोग अपनी वीडियो बनाने के लिए और वहां की रील्स बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा अपील ये की गई है कि यहां पर आप बड़ी संख्या में आ तो सकते हैं मगर यदि मदद करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा लोगों का जमावड़ा लग जाता है कि वहां पर राहत और बचाव कार्य में और खासतौर जो एम्बैंकमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। पिछले 3 दिन से वहां पर ये कार्य चल रहा है मगर अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। काफी हद तक बांध को मजबूत किया गया है मगर फिर भी वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी अपने दर्शकों को देने की, जो केंद्रीय टीम है वो लगातार पंजाब का दौरा कर रही है, अमृतसर, तरन तारण, और इसके साथ ही ये जो टीम है ये पहुंची कल पठानकोट में। तो वहां पर जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, गांव हैं, वहां पर जो प्रशासन की लोकल प्रशासन है वो उनको फ्लड इफेक्टेड एरियाज में और खासतौर पर उन गांवों में लेकर गया जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है। और ये जो केंद्रीय टीम है लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रही है, असेसमेंट किया जा रहा है। और फिलहाल जो ग्राउंड की सिचुएशन है, बॉर्डर इलाकों से अगर हम शुरू हो जाएं, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, सिर्फ अमृतसर और गुरदासपुर जहां पर बाढ़ का खतरा पहले जो है काफी प्रभाव देखने को मिला था, अब थोड़ा सा बाढ़ का प्रभाव कम हुआ है। हालांकि गांव 190 अमृतसर में प्रभावित है, 329 गुरदासपुर में प्रभावित है। पानी कम हो रहा है मगर इसके साथ फसलों का नुकसान बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। प्रशासन का यह कहना है कि जब जलस्तर और कम होगा तो उसके बाद फाइनल असेसमेंट लगाया जा सकेगा। और इसके साथ ही एक और अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे पटियाला और डेराबस्सी इलाके की, क्योंकि पटियाला में लगातार बाढ़ का खतरा जो है वो कुछ गांवों पर मंडरा रहा है। वहां पर घग्गर नदी में थोड़ा सा वाटर लेवल कम हुआ है मगर वहां है टांगरी नदी। टांगरी नदी और मारकंडा नदी के जो बांध हैं वो थोड़े कमजोर हैं। इस कारण से पातना और घनौर इलाके के कई गांवों में पानी घुसा है और कई गांवों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही डेराबस्सी में भाखरपुर इलाका है, वहां पर जो बांध बना हुआ है वो भी कमजोर है, उसे मजबूत करने का काम लगातार चल रहा है। मगर इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो पंजाब में फिलहाल थोड़ी राहत है। मगर जिस तरह से कल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है कि इस बार बहुत ज्यादा पानी जो है वो नदियों में आया है, जिस वजह से पंजाब में ये हालात बने हैं। और माना जा सकता है कि अगर बारिश ना हो तो राहत मिल सकती है अगले आने वाले दिनों में। बिल्कुल, आज सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कई बाढ़ प्रभावित राज्यों का यहाँ दौरा कर सकते हैं। देखना होगा कि कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। ऐसे में शिमला से हमारे साथ उर्मिला भी जुड़ रही हैं। उर्मिला, यहाँ आपसे हिमाचल प्रदेश का भी ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। वहाँ भी मौसम के क्या हालात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे यहाँ बारिश का दौर जारी था, कई जगहों पर भूस्खलन हुई है, कई सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। अभी फिलहाल मौसम के क्या हालात है वहाँ पर? सुप्रभात भावना। प्रदेश में बीते रोज से हल्की बारिश का दौर देखने को मिला है। हालांकि बारिश में कमी जरूर आई है, वहीं आगामी 24 घंटों में भी मौसम विभाग ने बारिश में कमी होने की बात कही है। इससे भारी बारिश, बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पहाड़ों का दरकना, भूस्खलन का खतरा और भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। भावना, इसमें जहां सिरमौर का नौराधार शामिल है, शिमला जिला का रामपुर शामिल है, वहीं कुल्लू का अखाड़ा बाजार के साथ ही तीसरा भूस्खलन हमने देखा है। तो यहाँ पर बेशक बारिश थमी है, बेशक
उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो उसके बाद की स्थिति है, भूस्खलन का, पहाड़ों का दरकना लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि राहत और बचाव कार्यों में जो जुटे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के जवान हैं, उन्हें इसमें जरूर जो है सफलता मिल रही है। चंबा जिला में हमने देखा 500 से अधिक जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया है सेना द्वारा। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कुल्लू अखाड़ा में जहां प्रभावित क्षेत्र है वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो मौसम के बारिश के कारण थोड़ी सी सामान्य होती हुई जरूर हमें दिख रही है, लेकिन ये सामान्य सिर्फ राहत और बचाव कार्यों के लिए ही है। हालांकि भूस्खलन का खतरा लगातार देखने को हमें मिल रहा है, भूस्खलन की जो चीजें हैं वो लगातार देखने को हमें मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बारिश के जो आसार हैं वो 24 घंटे में जरूर थमते हमें नजर आएंगे। इसके साथ हिमाचल प्रदेश के रामपुर जिले की भी बात करें तो NH5 पे भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, सड़कें वहां अवरुद्ध हो गई हैं, तो वहां राहत बचाव कार्य किस तरीके से आगे चल रहा है उर्मिला? बिल्कुल भावना, NH5 हमने देखा बार बार ये प्रभावित हो रहा है। हालांकि बहाली का काम भी तुरंत हो रहा है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की यहाँ पर जो है व्यवस्था है वो सुचारू रखी जा रही है। हालांकि NH5 लगातार प्रभावित होता है और इसके जो वैकल्पिक मार्ग है उसे अपनाने की जो है सलाह दी जाती है और यहाँ पर मशीनरी जो है त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात की जाती है। तो हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि NH के मार्ग हो, सड़कें हो, ये तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन मशीनरी जो है त्वरित कार्रवाई के लिए रखी गई है ताकि जो है किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में मौसम साफ है तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो तुरंत हमें दिखती हुई नजर आती है। जी उर्मिला, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम के हालात सामान्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल उर्मिला और गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। श्रम बाजार में मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर है। यहां बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% पर पहुंच चुकी है। इससे पहले जुलाई में ये दर 4.2% थी। श्रम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कृषि क्षेत्र में सिर्फ 22,000 नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि जून में 13,000 नौकरियां घटी थी। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और आवर्जन नीति को जिम्मेदार ठहराया है। श्रम विभाग की रोजगार रिपोर्ट में भी ये दिखाया गया है कि अर्थव्यवस्था में 4.5 साल में पहली बार जून में नौकरियां गई हैं, जिससे आर्थिक मंदी की आशंकाएं अब बढ़ गई हैं। अप्रैल से रोजगार वृद्धि धीमी हो गई है और अर्थशास्त्री इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 31,000 नौकरियां जुड़ने से बावजूद वृद्धि दर कमजोर रही है। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने भारत के साथ हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित समझौते को मील का पत्थर बताया है। शुक्रवार शाम अडानी पावर लिमिटेड और DGPC के बीच 570 मेगावाट वांगछू जल विद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता भूटान और भारत के बीच स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी यानी कि OTA की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर SSC
120 और एसएससी W34 और समक्ष पाठ्यक्रम के कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी प्रशिक्षण यात्रा का समापन किया। परेड के दौरान कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने अधिकारियों को बधाई देते हुए राष्ट्र सेवा और उच्च मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। आज गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। इस दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है और उनसे अगले बरस जल्दी आने का आग्रह किया जाता है। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी पत्नी के साथ श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शन और पूजन किया। देश भर में गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल इस समय भक्तिमय बना हुआ है। तो मुंबई पुणे में गणपति बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाएगी और इसी वादे के साथ कि गणपति बप्पा अब अगले बरस फिर जल्दी आना और विघ्नहर्ता कहा जाता है गणपति बप्पा को, सभी विघ्न हरेंगे और सुख समृद्धि का दान भी देंगे। ऐसे में लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है और लगातार बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।